अगर अकाउंटिंग की ये बेसिक टर्म्स आपको समझ नहीं आए तो क्लास 11, 12 और यहाँ तक कि सीए फाउंडेशन में भी आपको बार बार स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं जो आपको अकाउंट की बेसिक टर्म्स सिखाने वाला हूँ वो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी आपको अकाउंटिंग में काम आने वाले हैं। और सच बता रहा हूँ, अगर आपने इन्हें आज मिस कर दिया तो अकाउंट के हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में, हर एक कॉन्सेप्ट में आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। यहाँ पर हम अकाउंट को बिल्कुल जीरो से एबीसीडी की तरह सीखेंगे, बिना डर के, बिना कंफ्यूजन के। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, अगर आपको अकाउंटिंग का ए भी नहीं आता तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई सीख सकता है, बस सही तरीके से समझना जरूरी है। अभी आप वैकेशन मोड में हो और सोच रहे हो कि कॉमर्स की शुरुआत कैसे करें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिए तो अकाउंट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है। 10th के बाद सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है पता है? स्टूडेंट बिना बेसिक किए ही अकाउंट स्टार्ट कर देते और पूरा साल कंफ्यूजन में निकल जाता है। अगर ये गलती आप अवॉइड करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपने स्किप कर दिया तो अकाउंट शुरू होने से पहले ही आपको लॉस हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, सर ये अकाउंटिंग होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, अकाउंटिंग मतलब आपके पैसों की पूरी कहानी। पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ गए, बस उसी को सही तरीके से रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग है। जैसे मान लो कि आपने अपने दोस्त को 100 रुपये दिए, तो अकाउंट्स आपको बताएगा कि वो 100 रुपये किसको दिए और कहाँ पर गए। वैसे ही अगर आपको पैसे मिले तो अकाउंट्स आपको बताएगा कि वो पैसे कहाँ से आए और किसके पास से आए। अब ये सब हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सब कुछ हम आने वाले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि नर्सरी ऑफ कॉमर्स में आपकी जर्नी आज से शुरू हो रही है। आई एम डॉक्टर आनंद सोनी, वेलकम यू ऑल टू संदीप पंड्या कॉमर्स क्लासेस। तो चलो बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, सर ये टर्म्स आखिर क्या होती है? देखो, टर्म्स को एक नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो ऐसा हम समझ सकते हैं, कोई भी वर्ड्स जिसका स्पेसिफिक मीनिंग निकलता हो। तो अकाउंट में भी ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसका स्पेसिफिक मीनिंग सिर्फ अकाउंट में ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम समझने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली हमारी टर्म्स है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन करते हैं। It is an exchange of business product or service between two or more persons conducted either in the form of cash or credit। तो कि सर ये क्या होता है? देखो, एक्सचेंज ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट। अब देखो, कोई भी बिजनेस हो वो कुछ ना कुछ तो सेल करता ही है। सर्विस इंडस्ट्री हो तो वो सर्विस रेंडर करते हैं, समझ लो कि कोचिंग क्लास। तो जैसे ही हम एक्सचेंज करते हैं एज अ बिजनेसमैन, कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते हैं हमारे कस्टमर के साथ, तो बदले में हमें कुछ मिलता है, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज। जैसे समझ लो कि इसका नाम है मिस्टर एक्स और इसका नाम है मिसेस वाई। अब मिस्टर एक्स मिसेस वाई को कुछ सेल कर रहे हैं, मतलब कि प्रोडक्ट दे रहे, तो उसके बदले में मिसेस वाई भी कुछ ना कुछ तो देगी, मतलब समझ लो कि पैसे देगी, तो उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। तो याद रखना, बिजनेस ट्रांजेक्शन की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझने के लिए कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आने चाहिए। कौन से? पहला होना चाहिए एक्सचेंज, दूसरा होना चाहिए टू और मोर पर्सन्स, और तीसरा होना चाहिए प्रोडक्ट। अब अगर हमें समझना हो कि सर ये कैश और क्रेडिट क्या होता है, तो वो समझने के लिए हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होता है कैश ट्रांजैक्शंस और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो हम पहले समझते हैं कि सर ये क्रेडिट कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है। देखो, अ ट्रांजैक्शंस दैट इज कैरिड आउट इमीडिएटली इन द फॉर्म ऑफ मनी, मतलब कि आप कुछ सेल कर रहे हो और इमीडिएटली आपको रुपीस मिल रहे हैं। कैसे? सेलिंग गुड्स वर्थ ₹5,000 टू अभिसार फॉर कैश, मतलब अभिसार को हमने गुड सेल किया और अभिसार ने इमीडिएटली 5,000 अपने पॉकेट से निकाल के हमें दे दिए, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब हम समझते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। एन एक्सचेंज वेयर द कैश ट्रांसफर डज नॉट हैपन एट द प्रेजेंट टाइम। तो सर प्रेजेंट टाइम पे नहीं हो रहा है, तो बच्चों वो कब होगा? वो होगा फ्यूचर की किसी भी डेट पे। मतलब आज हम उसकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं लेकिन पैसे नहीं मिल रहे, फिर भी उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे, क्योंकि इधर आप कैश ट्रांजैक्शन लो और क्रेडिट ट्रांजैक्शन लो, वो दोनों ही अल्टीमेटली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं।
अब ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को दोनों को मोटा मोटा कहना हो तो ऐसा कह सकते हैं कि दोज ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब कि जिसकी भी आप वैल्यू पैसों में मेजर कर सकते हैं वो सब कुछ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। मतलब कि बिजनेस ट्रांजेक्शन खुद ही इकोनॉमी की ट्रांजेक्शन होता है। डन। तो हमें आप शॉर्ट में समझना हो बिजनेस ट्रांजेक्शन तो समझ लो कि उसकी डेफिनेशंस, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विस बिटवीन टू और मोर पर्संस कंडक्टेड आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट। बाद में बिजनेस ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करो, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और दोनों का एक एक एग्जांपल याद रखो। दैट्स इनफ फॉर आवर नर्सरी क्लास। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल और दूसरी टर्म के साथ हम समझते हैं। अब देखो दूसरी टर्म्स है कैपिटल। ये टर्म हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से ही बिजनेस की शुरुआत होती है। तो सर ये कैपिटल होता क्या है? देखो कैपिटल को समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। समझ लो कि ये रोशन नाम का एक बंदा है, उसको रेमंड एंटरप्राइज की शुरुआत करनी है। तो वो स्टार्टिंग में क्या करेगा, अपने घर से ही प्राइवेट फंड से, इधर पापा से और रिलेटिव से 50,000 लाएगा। बाद में कुछ सेल करने के लिए गुड्स 60,000 का लाएगा और फर्नीचर वर्थ ₹90,000 का लाएगा। अब सब कुछ हम मिला के 50,000, ये 60,000 का और 90,000 का, अगर हम उसका टोटल करें तो 2 लाख जो आंसर आता है दोस्तों वो होता है रोशंस कैपिटल। मतलब रोशन ने बिजनेस शुरुआत करने के लिए अपने घर से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। समझ में आ गया? अब उसकी डेफिनेशन समझो, बहुत इजी हो जाएगी। कैपिटल is any investment made by owner to commence or for the development of business। अब आपको समझ में आएगा कि ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट होता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और फर्नीचर। तो अगर हमें अदर वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन फ्रेम करनी हो तो कैपिटल की डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं? एनी कैश, गुड्स और असेट्स ब्रॉट बाय ओनर ऑफ बिजनेस टू स्टार्ट अ बिजनेस और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल ऑफ ऑनर। ठीक है। अब इसको कुछ समझना हो कि यस सर फाइनेंशियल रिलेशन आपने क्या लिख के रखा है, तो बेटा नर्सरी क्लास के लिए अगर आप इसको अवॉइड भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी हमें आपको समझा देता हूं। समझो कि ये रोशन ने अपने घर से बिजनेस को, रेमंड एंटरप्राइज को 2 लाख रुपए दिए। तो बिजनेस उसके बदले में उसको ईयर एंडिंग पे 10%, 20% जो भी डिसाइड हुआ हो इतना इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। मतलब the business is required to pay interest on capital provided by owner। मतलब कि रोशन ने जो 2 लाख रुपए दिए हैं रेमंड को एंटरप्राइज को, उसके बदले में रेमंड एंटरप्राइज रोशन को इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कैपिटल्स। अब तीसरी टर्म समझते हैं विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू कैपिटल। कैपिटल में क्या होता है? रोशन ने बिजनेस स्टार्ट किया, रोशन अपने घर से कैश, गुड्स और फर्नीचर इन द फॉर्म ऑफ असेट्स कुछ ना कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अब ड्राइंग में एग्जैक्टली उसका उल्टा होता है। देखो ड्राइंग क्या होता है? व्हेन अ बिजनेस ओनर, मतलब समझो आप रोशन, विड्रॉ एनी कैश, गुड्स और असेट्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पस, इट इज क्लासिफाइड एज अ ड्राइंग। मतलब उसको हम ड्राइंग कहेंगे। समझो कि मैं ही रोशन हूं, ये मेरा पूरा बिजनेस रेमंड एंटरप्राइज है, मैं घर से कुछ रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वो कैपिटल हो गई। अगर मेरे पर्सनल यूज के लिए जब भी जरूर पड़े मैं बिजनेस में से विड्रॉ कर रहा हूं, मतलब ले जा रहा हूं मेरे पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग। तो हम फिर से एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ड्राइंग क्या होता है। व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस विड्रॉ, विड्रॉ मतलब उड़ा रहा है, कैश, गुड्स और एसेट्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पस, इट इज क्लासिफाइड एज अ ड्राइंग। इज इट क्लियर? अब देखो रिवर्स केस क्या होता है कि जब भी कोई बंदा ओनर बिजनेस में से विड्रॉ करता है तो ड्राइंग इंडिकेट अ फॉर्मल रिडक्शन इन द टोटल कैपिटल ऑफ बिजनेस। वो तो सिंपल लॉजिक है ना। 60,000 अगर घर से कैश में ला रहा है, 50,000 कैश में ला रहा है और 10,000 विड्रॉ कर जा रहा है, तो ऑब्वियसली कैपिटल तो रिड्यूस ही होगी। ठीक है, तो शॉर्ट में समझना हो तो सर ड्राइंग क्या होता है? कोई भी ओनर अपने बिजनेस से कुछ ना कुछ आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स विड्रॉ करके ले जा रहा है फॉर पर्सनल पर्पस, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग। डन। अब नेक्स्ट आता है लायबिलिटी। तो सर ये बिजनेस लायबिलिटी आखिर होती क्या है? देखो लायबिलिटी मतलब शॉर्ट एक ही वर्ड में समझना हो, एज अ बिजनेसमैन
हमें किसी को पेमेंट करने का बाकी रहता है ना, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। मतलब हमने उससे सर्विस ले ली, हमने सामने वाले बंदे से कुछ ना कुछ बाय किया, या तो हमने बैंक से लोन ले ली, तो हर एक को हमें पेमेंट करना बाकी है, तो उसको हम बोलेंगे लायबिलिटी। तो उसकी फॉर्मल डेफिनेशन समझनी हो तो सर क्या समझेंगे? टोटल अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, असेट्स और बोरोड मनी। देखो ये तीन चीज पे फोकस करो, गुड्स, असेट्स और बोरोड मनी। और ये सब हम कैसे बाय कर रहे हैं? क्रेडिट पे, जो मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन में पहली स्लाइड में समझाया था। आप फिर से एक बार रिवर्स करके समझ लो कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। उसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन में मैंने समझाया था कि ट्रांजैक्शन हो रहा है लेकिन उसका पेमेंट फ्यूचर डेट में होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। वैसे ही बिजनेस लायबिलिटी समझने के लिए हमें ये तीन चीज समझना बहुत जरूरी है। हम किसी बंदे के पास से, रोशन एंटरप्राइज समझ लो कि रेमंड एंटरप्राइज में रोशन ने कोई एलजी वालों से या तो वगैरह वगैरह कोई भी जो गुड्स की वो सेलिंग कर रहा है, वो कुछ उसने क्रेडिट पे बाय किया। असेट्स भी, फर्नीचर भी क्रेडिट से बाय किया और बैंक से कुछ मोटा मोटा लोन लिया, तो ये सब कुछ रोशन के लिए लायबिलिटी है। इज इट क्लियर? अब ये लायबिलिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होता है कि अगर हम उसको रिलेशन के मुताबिक डिवाइड करें तो उसके दो पार्ट होते हैं, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। और अगर हम उसको टाइम के मुताबिक डिवाइड करें तो वो होती है हमारी करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। अब सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं एज पर टाइम। तो उसका मतलब होता है कि अगर हमें पेमेंट करने का पीरियड दिया गया है वो सिर्फ 1 ईयर है, मतलब कि 1 ईयर के विद इन ही हमें पेमेंट करना है, तो वो हो गई हमारी करंट लायबिलिटी। बट अगर हमें क्रेडिट पीरियड मिलता है मोर देन 1 ईयर, तो उसको हम बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। तो शॉर्ट में हम समझेंगे क्या? लायबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशंस दैट मस्ट बी पेड विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में आपको पेमेंट करने का आता है, वो सब कुछ हो गया करंट लायबिलिटी। कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। समझो कि आपने गुड्स परचेस किया क्रेडिट पे, तो आपको विद इन 1 ईयर में पेमेंट करने का आएगा। आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है तो वो थोड़ा 2 ईयर की आपको क्रेडिट देगा, तो विद इन 1 ईयर आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो वो सब कुछ हो गया आपकी करंट लायबिलिटी। वैसे ही नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? तो कि दोज ऑब्लिगेशंस और दोज लायबिलिटी दैट आर टू बी पेड ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। मतलब एक साल में नहीं, एक साल के बाद कहीं भी, 5 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, वो सब कुछ हो गया हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, समझो कि हमने बैंक से लोन ली और वो बोल रहा है कि कोई बात नहीं, आप 10 ईयर में ईएमआई में पेमेंट करो, तो वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी हो गई। डन। अब सर ये इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? देखो, जो कुछ भी लायबिलिटी होती है वो अल्टीमेटली तो हम जो रिकॉर्ड करते हैं, स्पेसिफिकली एज ए लायबिलिटी बताते हैं टिल द बिजनेस इज कंटिन्यू, वो सब कुछ एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। बट सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमें समझना हो तो कि हम एज ए रोशन, जो हमने एग्जांपल दिया था, वो रोशन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस को अपने घर से कुछ पेमेंट कर रहा है, मतलब कि कैश दे रहा है, फर्नीचर दे रहा है, गुड्स दे रहा है, वो सब कुछ बिजनेस को जब बिजनेस बंद होगा तब बिजनेस हमें रिफंड करेगा। तो बिजनेस के लिए वो आज के टाइम में इंटरनल लायबिलिटी है। मतलब इंटरनल लायबिलिटी का पेमेंट कभी भी बिजनेस चालू रहता है तब तक पेमेंट करने का होता ही नहीं है। सिर्फ हमारे लिए आज की डेट में अगर समझना हो एज ए नर्सरी स्टूडेंट्स फॉर अ कॉमर्स, तो सिर्फ याद रखो एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी समझने के लिए ये तीन चीज समझो कि हमने किसी के पास से कुछ बाय किया, एसेट्स बाय किए, गुड्स बाय किए, बैंक से लोन लिए, तो मोटा मोटा जो थर्ड पार्टी है उसको पेमेंट करना बाकी है, वही हमारी लायबिलिटी है। डन। अब हम नेक्स्ट समझते हैं बिजनेस असेट्स। अब सर ये असेट्स क्या होता है? तो सर हम तो समझ सकते हैं हमारी प्रॉपर्टी हो जो असेट्स होती है, नहीं, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। बिजनेस में असेट स्पेसिफिकली टर्म्स के लिए होता है, स्पेसिफिकली आइटम्स के लिए वर्ड यूज होता है। तो कैसे समझेंगे? तो कि एसेट्स आर डिफाइंड एज अ टेंजिबल और इनटेंजिबल आइटम ओन्ड बाय बिजनेस दैट पजेस द इकोनॉमिक वैल्यू। मतलब यहां पे तीन चीजों पे फोकस है, एक है टेंजिबल, दूसरा है ओनरशिप
और तीसरा है इकोनॉमिक वैल्यू। अगर कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका पापा का कोई बिजनेस है, आप ये 3 कंडीशन अप्लाई कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अगर इधर ये एसेट्स है या लायबिलिटी है या गुड्स है, सब कुछ पता चल जाएगा। याद रखना, घर की प्रॉपर्टी कंपेयर मत करना, दुकान पे, बिजनेस में, प्रॉपर्टी में कुछ भी पड़ा है वो कंपेयर करना। सबसे पहले सोचो वो टेंजिबल है, तो सर वो टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल का मतलब होता है विच कैन बी टच और सीन। दूसरी कंडीशन अप्लाई करो, वो पापा के नाम पे है। तीसरी चीज अप्लाई करो, अगर आज हम उसको सेल करने रखे तो पैसे मिलेंगे। आंसर यस आता है तीनों में, टिक टिक टिक, तो समझ लेना, याद रखना, वो आपके बिजनेस के लिए असेट्स है। समझ गए? फिर से एक बार, टेंजिबल होनी चाहिए, ओनरशिप ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, और तीसरी चीज पे सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर उसको हम सेल करते हैं और कुछ ना कुछ रुपीस मिलते हैं तो वो हो गए हमारे बिजनेस असेट्स। लेकिन सर आपने इनटेंजिबल तो समझाया ही नहीं, तो चलो ट्राई करते हैं। अब भूल जाओ टेंजिबल को, इनटेंजिबल को समझते हैं। अब इनटेंजिबल को समझने के लिए सबसे पहले उसके एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे, तो ही हमें इनटेंजिबल समझ में आएगा। तो चलो, ये एसेट्स को हम डिवाइड कर देते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मैंने अभी आपको समझाया, विजिबल्स एंड फिजिकल रिसोर्सेज, दैट मीन्स एसेट विच कैन बी टच और सीन सच एज अ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एक्सेट्रा। अब इनटेंजिबल क्या होता है? विच कैन नॉट बी टच और सीन बट स्टिल होल्ड इकोनॉमिक वैल्यू। अब सर ऐसा कोई होता है जो दिखता नहीं है फिर भी बिकता है? लेकिन देखो बेटा, अकाउंट्स में आप कॉमर्स में जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बिजनेस में जो दिखती नहीं फिर भी बिकती है। कैसे समझते चलो। तो क्या सर उसका एग्जाम्पल क्या होता है? सबसे पहले मैं एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूंगा गुडविल का। समझ लो कि आपके एरिया में 2 बिजनेस है। एक बिजनेस के पास बहुत अच्छे एम्प्लॉय है, पोलाइट बिहेवियर है, उस बिजनेस का लोकेशन भी बहुत अच्छा है, उसकी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है। अब आप उसके पास अच्छी खासी दुकान है, फर्नीचर है। अब ये जब बिजनेस सेल होगा तो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी, उसके साथ उसकी रेपुटेशन भी सेल होगी। क्यों? क्योंकि उसके पोलाइट बिहेवियर से बहुत सारे कस्टमर ऑलरेडी उसके पास है, वो सालों की मेहनत है, उसने एक लॉयल कस्टमर बिल्ड कर दी है, उसके पास प्राइम लोकेशन है। तो वो बंदा क्या बोलेगा कि मेरा बिजनेस ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तो मैं सिर्फ क्यों तेरे पास से मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू लूं? मैंने जो रेप्यूटेशन अर्न की है, मैंने जो लॉयल्टी अर्न की है, वो सबके भी रुपए लगेंगे। तो जब भी बिजनेस सेल होगा तो वो इनटेंजिबल है। देखो, रेप्यूटेशन दिखती नहीं है फिर भी वो बिकती है, तो उसी को हम बोलेंगे गुडविल। मतलब कि वो गुडविल इनटेंजिबल आइटम हो गई, फिर भी उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। समझ रहे हो? तो मतलब एसेट्स क्या होती है? एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल आइटम विच इज ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक वैल्यू आर कॉल्ड असेट्स। क्लियर हो गया? चलो, आपको टेंजिबल समझा दिया, इंटेंजिबल समझा दिया। अब सर ये नॉन करंट का आपने क्लासिफिकेशन किया, तो चलो फिर से एक बार समझा देता हूं। अगर ये बिजनेस एसेट्स को हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहली होगी नॉन करंट एसेट्स और दूसरा पार्ट होगा करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में मैंने आपको समझाया, टेंजिबल इंटेंजिबल में डिवाइड किया दोनों को। अब उसको हम करंट एसेट्स में डिवाइड करते हैं। तो समझो कि आप कोई भी एक बिजनेस के पास फर्नीचर है, कोई भी एक बिजनेस के पास बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग तो लॉन्ग टर्म यूज के लिए ना, तो जो एसेट्स बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं वो सब कुछ नॉन करंट एसेट्स होते हैं। अब जो बिजनेस के पास जो भी एसेट्स है वो विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सब बोलते हैं करंट एसेट्स। ठीक है? तो क्या डेफिनेशन समझेंगे? तो कि दीज एसेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ सिंगल ईयर। तो उसका एग्जांपल मोटा मोटा समझना हो तो समझ लो कि इन्वेंटरी। तो जो इन्वेंटरी गुड्स हमारे पास पड़े हो विद इन 1 ईयर में सेल हो जाएंगे और उसके रुपए हमें मिल जाएंगे, तो वो गुड्स हमारे लिए भी करंट एसेट्स बन गए। डन? तो हमें आज मोटा मोटा समझना हो तो क्या समझेंगे एसेट्स में? डेफिनेशन समझो, उसके एग्जाम्पल समझो, उसके टाइप समझो और उसके साथ उसके एग्जाम्पल समझो, तो आपकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छी तरीके से एसेट्स की आप लर्न कर पाओगे। ठीक है?
अब नेक्स्ट आता है बिजनेस इनकम। सर ये तो बहुत इजी टर्म्स है। देखो बेटा, अगर आपके पापा मम्मा पेरेंट्स जो कुछ भी जॉब कर रहे हो और सैलरी मिल रही है तो आपको समझ में आ रहा है कि हमारे पेरेंट्स की इनकम ये है। लेकिन बिजनेस के लिए इनकम क्या होती है? देखो, बिजनेस की इनकम समझने के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। मनी रिसीव्ड एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब आपको ये क्लियर है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होता है वो सबको आपको पहले ही समझा दिया था। अब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन के रिजल्ट्स में हमें जो कुछ भी अमाउंट पैसे मनी मिलते हैं उसको हम बोलते हैं इनकम। पक्का? अब हम ये इनकम को कुछ डिवाइड करते हैं और बाद में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, बिजनेस इनकम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कैपिटल इनकम और दूसरा होता है रेवेन्यू इनकम। अब कैपिटल इनकम क्या होती है सर? देखो, कैपिटल पे फोकस मत करना, ये कैपिटल इनकम एक टर्म है। कैपिटल इनकम का मतलब होता है मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ बिजनेस असेट्स। मतलब आप गुड सेल नहीं करो, याद रखना। आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, आपके पास जो भी बिल्डिंग है, फर्नीचर है, एसी है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, वो सेल करके आपको जो भी रुपए मिल रहे हैं उसको हम बोलेंगे कैपिटल इनकम। मतलब याद रखना, ये रिकरिंग नेचर में नहीं होती, कोई कोई बार हो जाता है। अब दूसरा पार्ट आता है रेवेन्यू इनकम। तो सर ये रेवेन्यू इनकम मतलब हमें ऐसा समझ ले कि मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स के एग्जैक्ट उल्टा समझना हो तो हम क्या समझेंगे कि अगर हमें कुछ भी रुपीस मनी मिल रहे हैं बाय सेलिंग गुड्स और ऑन अ रेगुलर बेसिस तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू इनकम। पक्का? अब ये रेवेन्यू इनकम कैसे कैसे आती है उसके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले आता है, हम गुड सेल करके जो भी पैसे कमाते हैं उसको हम रेवेन्यू इनकम बोलेंगे। अगर हम किसी को सर्विस देते हैं और कमीशन अर्न करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो भी हमारी रेवेन्यू इनकम हो गई। अगर हमने कुछ बाय किया, याद रखना, कुछ बाय किया और हमें हैवी डिस्काउंट मिला तो भी वो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है। हमने हमारी प्रीमाइसेस को किसी को रेंट पे दे दिया तो वो रेंट रिसीव्ड भी हमारे लिए रेवेन्यू इनकम है, क्योंकि ये सब कुछ रेगुलर नेचर की रिसिप्ट्स है। समझ रहे हो? तो शॉर्ट में हम समझना हो तो क्या समझेंगे? सबसे पहले समझ लो कि इनकम क्या होती है, पैसे मिलते हैं ड्यू टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम। दोनों को एक एक एग्जाम्पल के साथ समझ लो, आपका काम हो जाएगा। डन? नेक्स्ट आती है दोस्तों बिजनेस एक्सपेंस। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्सपेंस को सबसे पहले, सर एक्सपेंस तो हमें पता चलता है ना, हम थोड़े बच्चे हैं। आप बोल रहे हो नर्सरी ऑफ कॉमर्स में, देखो बेटा आप जितने भी बड़े हो जाओ लेकिन अकाउंट्स में आज जो पढ़ा रहा हूं उसमें आपका नर्सरी का ही क्लास समझ लो, वैसे ही हमें समझना है, बहुत जीरो से। और मैंने पहले भी आपको कमिट किया था कि यहां पर अकाउंट हम बिल्कुल जीरो से समझेंगे। तो चलो एक्सपेंस की हम डेफिनेशन समझते हैं। अमाउंट स्पेंड where the resulting benefit available to the respective accounting year। तो सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, चलो थोड़ा पार्ट करके हम समझने की ट्राई करते हैं। समझ लो कि अमाउंट स्पेंड, अमाउंट स्पेंड का मतलब होता है आपने आउट ऑफ पॉकेट कुछ खर्चा किया, बिजनेस में से आपने कुछ पेमेंट किया। कैसे पेमेंट किया? समझ लो कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पेमेंट किया, या तो मोबाइल का रिचार्ज कराया, जियो का रिचार्ज कराया, एयरटेल का रिचार्ज किया, कुछ भी, तो उसका बेनिफिट 1 ईयर में एग्जॉस्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो वो रिचार्ज हमारे लिए एक्सपेंस हुआ। क्यों? क्योंकि हम पेमेंट कर ले, उसके बदले में हमें सर्विस मिल रही है, तो वो हमारे लिए हो गया एक्सपेंस। इज इट क्लियर? अब सर इसमें दूसरा भी लिखता है रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर। देखो ये आज से आप कंपलसरी याद रखना, हम जो बिजनेस में अकाउंट्स लिखते हैं वो नॉट अ कैलेंडर ईयर पे लिखते हैं, हम लिखते हैं अकाउंटिंग ईयर पे। यूजुअली हमारा कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 जनवरी से, और एंड होता है 31 दिसंबर को। लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है दोस्तों 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। मतलब ये जो पीरियड है उसके बीच में जो भी हम पैसा खर्च रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है और वो बेनिफिट विद इन 1 ईयर में एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस। इज इट क्लियर? अब ये बिजनेस एक्सपेंस यूजुअली याद रखना रेवेन्यू एक्सपेंस ही होता है, लेकिन कई बार हमें बिजनेस में एसेट्स भी बाय करनी पड़ती है तो वो भी आउट ऑफ पॉकेट होगा और उसका बेनिफिट भी हमें मिल रहा है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक आता है,
असेट्स का बेनिफिट 1 ईयर में एग्जॉस्ट नहीं होता, मतलब उसका सालों तक बेनिफिट मिलता रहता है। तो जो भी एक्सपेंस हम करते हैं, अगर उसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि वो नॉन रेगुलर नेचर में आता है। समझ लो कि आपने बिजनेस के लिए मशीन परचेस किया, तो मशीन तो सालों तक चलेगा, तो उसके लिए जो पेमेंट हुआ उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंस। इज इट क्लियर? Expense they do not arise on the regular basis such as the purchase of machine etc. अब रेवेन्यू एक्सपेंस को समझना हो तो थोड़ा एग्जांपल समझ लो। समझो कि आपने यूटिलिटी बिल पेमेंट किए, टेलीफोन एक्सपेंसेस किए, रिचार्ज वगैरह करवाया, एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ मोटा मोटा पेमेंट किया, मेंटेन द बिजनेस एंड डेली ऑपरेशन, मतलब स्टाफ की सैलरी पेमेंट कर दी, वेजेस पेमेंट किया, एक्सपेंस वगैरह किया, वो सब कुछ आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंस है। समझ गए? तो सबसे पहले समझना हो तो, और शॉर्ट में समझना हो तो समझ लो एक्सपेंस की डेफिनेशंस, उसके 2 पार्ट में डिवाइड करो, दोनों की डेफिनेशन समझो, दोनों की एग्जांपल समझो, बस शॉर्ट एंड स्वीट। और इसके साथ आप नोट्स भी बनाते जाओ, मैं गारंटी देता हूं फिर से ये बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए, याद रखना आपको अकाउंट्स में पूरी अकाउंटिंग की जर्नी में कोई भी बीट नहीं कर सकता, चैलेंज है मेरा। चलो अब हम समझते हैं बिजनेस प्रॉफिट। ये बहुत इजी है। प्रॉफिट कब होता है? जब हमारी इनकम हमारे एक्सपेंस से ज्यादा होती है। मतलब प्रॉफिट समझने के लिए हम समझेंगे रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस। अब कब होता है? जब भी हमारी रेवेन्यू इनकम हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस से ज्यादा होती है तब हमें प्रॉफिट होता है। मतलब अगर हम प्रॉफिट की फॉर्मूला लिखनी चाहे तो क्या लिखेंगे? रेवेन्यू प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंस। अब देखो ये रेवेन्यू प्रॉफिट भी 2 टाइप के होते हैं, सॉरी प्रॉफिट भी 2 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट। जैसे हमने समझा था रेवेन्यू इनकम, तो जो भी रेवेन्यू एक्सपेंस है और जो भी रेवेन्यू इनकम है उसमें से जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। मतलब कि आपने गुड सेल किए 5000 में, जो बाय किए थे 4000 में, तो आपको प्रॉफिट हुआ 1000 का, तो वो 1000 को हम बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। बट अगर आपने कोई एक मशीनरी बाय की थी 50000 में और सेल कर दी 60000 में, तो जो 10000 का मोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा है वो 10000 आप रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं बोल सकते, उसको हम बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन होता है ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा होने का मतलब है कि आप मशीन हर बार सेल नहीं करते, कोई कोई बार ही सेल करते हैं, मतलब वो इरेग्युलर नेचर में है। और हमारा जो गुड सेल करते हैं वगैरह कुछ भी रेवेन्यू इनकम होती है वो तो रेगुलर नेचर में है, इसलिए हम उसको रेवेन्यू प्रॉफिट ही बोलेंगे। चलो अब हम समझते हैं बिजनेस लॉस। अगर आपको बिजनेस प्रॉफिट समझ में आ गया तो बिजनेस लॉस समझना बहुत ही इजी है। आप एग्जांपल के साथ समझ लो, अगर आपके रेवेन्यू एक्सपेंस बढ़ गए आपकी रेवेन्यू इनकम से, तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा? लॉस ही होगा। मतलब लॉस इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस ओवर द रेवेन्यू इनकम। मतलब इनकम से आपके एक्सपेंस बढ़ गए। तो सर ये कैसे होता है? देखो सबसे पहले इसकी फॉर्मूला समझ ले, रेवेन्यू लॉस इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू इनकम। अब कई बार क्या होता है, हम कुछ नॉन एक्टिविटी करते हैं फिर भी हमें लॉस होता है, लॉस विदाउट परस्यूइंग एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल लॉस that can occur even when the business is not actively engaged in the trade or operation and it is mandatory to record in the books of account. अब क्वेश्चन होता है सर ऐसी कौन सी लॉस होती है जो एक्टिविटी नहीं करते, हमने कुछ नहीं किया फिर भी वो हमारी लॉस हो गई। देखो एग्जांपल समझो, कभी कभी आग लग जाती है तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय अ फायर, मतलब आग लगने से हमारे नुकसान होता है, तो वो नुकसान ही क्या है? हमारा लॉस है। कभी कभी चोरी हो जाती है तो गुड्स स्टोलन अवे, वो भी हमारे लिए लॉस है। वो सब अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, वो भी हमारे लिए लॉस है। वैसे ही कभी कभी नेचुरल कैलेमिटी से भी हमें एनवायरमेंटल डैमेज हो जाता है, तो वो सब कुछ भी हमारे लिए लॉस ही है। पक्का? तो चलो अब हम नेक्स्ट समझेंगे, वो आता है गुड्स। अब देखो बेटा, अब जो मैं 5 टर्म आपको समझाने वाला हूं, आने वाली 5 टर्म वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म भी जैसे हम कैपिटल समझे, बाकी की टर्म इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अब 5 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप जब भी इसके नेक्स्ट चैप्टर्स में, नेक्स्ट टॉपिक्स में आप जर्नल एंट्री करोगे तब आपको ये बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहली टर्म्स है गुड्स। अब गुड्स क्या होता है? द प्रोडक्ट इन विच ट्रेडर इज ट्रेडिंग इज नोन एज गुड्स। अब ये डेफिनेशन समझने से पहले एक बात समझ लो, ये ट्रेडिंग क्या होता है।
ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। मतलब आप कुछ भी बाय करते हो कुछ सेल करने के लिए, कब कुछ भी बाय करते हो सेलिंग करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। मतलब कि अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हो और मेडिसिन बाय कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग, तो ही हम उसे गुड्स बोलेंगे। अब ये एग्जांपल हम बहुत क्लियरली एक बहुत अच्छे तारक मेहता से हम समझेंगे। समझ लो कि हम एक गड़ा एंटरप्राइज चला रहे हैं, तो गड़ा एंटरप्राइज के लिए आपने दुकान देखी है, वो पूरी दुकान में बहुत सारा फर्नीचर भी है और बहुत सारा गुड्स भी है। तो फर्नीचर है उसको हम असेट्स बोलेंगे। क्यों? कि वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कभी भी वो फर्नीचर सेल नहीं करते, वो सेल करते एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, सब कुछ वो सेल करते हैं। तो वो जो कुछ भी सेल करते हैं उसको हम बोलेंगे गुड्स। इज इट क्लियर? वैसे आप बहुत सारे एग्जांपल के साथ समझ सकते हो। समझ लो कि कोई ज्वेलरी स्टोर है, तो वो ज्वेलरी स्टोर के लिए जो ऑर्नामेंट्स वगैरह पड़ा है वो सब कुछ के लिए गुड्स होता है, क्योंकि वो बाय करते हैं कस्टमर को सेल करने के लिए। लेकिन जो कुछ भी फर्नीचर है, उसने एसी इंस्टॉल करवा के रखा है, वो सब उसके लिए असेट्स है। तो गुड्स समझने के लिए असेट्स भी समझना बहुत जरूरी है। तो शॉर्ट में अगर एक वर्ड्स में बोले तो गुड्स क्या होता है? प्रोडक्ट इन विच ट्रेडर इज ट्रेडिंग इज नोन एज गुड्स। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं जो ऑलरेडी मैंने दिया है, कृष्णा फर्नीचर। अब इसके लिए गुड्स क्या हो गया? चेयर्स एंड टेबल फॉर कृष्णा फर्नीचर, इट्स ए गुड्स फॉर देम। अब कृष्णा फर्नीचर के लिए एसेट्स क्या हो गए? अब समझोगे ये चेयर और टेबल कृष्णा फर्नीचर उसमें ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब ये ट्रेडिंग जो भी हो रहा है उसका ये गुड्स है। मतलब कि चेयर और टेबल फॉर कृष्णा इज ए गुड्स। बट अगर मैं मेरा कोचिंग क्लास में ये सभी चेयर और टेबल लाता हूं तो याद रखना नेचर ऑफ प्रोडक्ट सेम टू सेम है, लेकिन वो मेरे लिए असेट्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मैं मेरे बिजनेस चलाने के लिए बाय कर रहा हूं। समझ रहे हो? मतलब आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि गुड्स किसे बोलते हैं और असेट्स किसे बोलते हैं। शॉर्ट में फिर से समझा दूं, कोई भी बंदा अपना बिजनेस चला रहा है, उसमें जो भी प्रोडक्ट का ट्रेडिंग कर रहा है उसको हम बोलते हैं गुड्स, और बिजनेस चलाने के लिए सपोर्ट ले रहा है, समझो कि एसी है, फर्नीचर है, मशीनरी है, वो सब असेट्स होगी। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट मैंने जो आपको एग्जांपल तारक मेहता से समझाया था उसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। अब दूसरी टर्म आती है, देखो ये 5 टर्म बहुत सीक्वेंस में। सबसे पहले है गुड्स, दूसरा है परचेस, तीसरा है सेल्स, चौथा है डेटर्स और पांचवा है क्रेडिटर्स। उसमें दूसरी टर्म हम कर रहे हैं विच इज परचेस। अब परचेस क्या होता है सर, एक्चुअली समझाओ। तो क्या सर हम समझ सकते हैं, हम कुछ भी बाय करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। परचेस इन अकाउंट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। मतलब कि जब भी द प्रोडक्ट इन विच ट्रेडर इज ट्रेडिंग इज नोन एज गुड्स, when such goods are obtained from the trader on a cash or credit basis, it is known as purchase for the customer. अब ये कस्टमर को हम ले लेते हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये ट्रेडर को हम समझते हैं एलजी इंडिया। याद रखना ये 2 एग्जांपल बहुत मस्त है, आपको समझ में आ जाएगा। समझ लो कि हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है और हम एलजी इंडिया से हमें कुछ सेल करने के लिए टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह परचेस करते हैं, बाय करते हैं, तो वो सब कुछ हमारे लिए परचेस हो गया। फिर से एक बार समझा देता हूं, प्रोडक्ट इन विच, याद रखना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेडर इज ट्रेडिंग इज नोन एज गुड्स व्हेन सच गुड्स आर ऑब्टेन। किसने लिया? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। कहां से लिया? एलजी इंडिया से, मतलब वो ट्रेडर हो गया। ऑन कैश और क्रेडिट बेसिस, अब फिर से वही कंसेप्ट है फर्स्ट वाला, बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब कि एलजी को हम बोलते हैं कि हम इमीडिएटली पेमेंट करेंगे और बोलेंगे कि तुझे फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, तो वो आज की दिन में तो परचेस ही है, याद रखना। ठीक है, चलो समझ लो एक एग्जांपल जो मैंने समझा, यही एग्जांपल के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। याद रखना, फिर भी आपको समझने के लिए एक दूसरा एग्जांपल भी देता हूं। व्हेन अ ग्रेन मर्चेंट बाय अ ग्रेन्स, मतलब वो ग्रेन्स उसके लिए गुड्स है, इट इज रिकॉर्डेड एज अ परचेस इन अकाउंटिंग। तो क्या सर फर्नीचर बाय करे तो? याद रखना वो फर्नीचर परचेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि एज अ परचेस वी कैन नॉट रिकॉर्ड। याद रखना ये टर्म्स। अब दूसरा क्या होता है, देखो, नॉट ऑल एक्विजिशंस आर बिजनेस परचेस, ऑल दीज परचेस आर नॉट ऑलवेज ट्रीटेड एज अ बिजनेस परचेस डिपेंडिंग अपॉन द आइटम्स और रोल इन द ट्रेड। तो क्या सर उसका दूसरा एग्जांपल देना हो तो देखो,
वो समझने के लिए यहाँ पर आ जाओ। ऑपरेशनल एक्सपेंस मतलब कोई भी बिजनेस चलाने के लिए उसको मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा खर्चा तो करना ही पड़ता है। समझ लो कि इसने गुड्स भी बाय किए और साथ में स्टेशनरी भी बाय किया, तो सर बाय तो दोनों कर रहे हैं, तो कैन वी से गुड्स परचेस एंड स्टेशनरी परचेस, या लैंग्वेज में तो हम बोल ही सकते हैं कि स्टेशनरी परचेस और गुड्स परचेस, बट याद रखना गुड्स ही सिर्फ परचेस की कैटेगरी में आएगा और स्टेशनरी है वो एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेशनरी हम सेल करने के लिए नहीं बाय कर रहे, हमारे यूज करने के लिए बाय कर रहे हैं, ठीक है, और उसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। क्लियर? फिर से एक बार बोल रहा हूं, पहले समझ लो गुड्स, नोट्स बनाते जाओ, दूसरा समझ लो परचेस, और बेस्ट एग्जांपल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वही आप याद रखना, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, सेल्स में। अब ये सर सेल्स क्या होता है? देखो ये जो ट्रेडर है, फिर से बोल रहा हूं, उसको समझ लो आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये जो कस्टमर है उसको आप समझ लो गोकुलधाम सोसाइटी। ये गोकुलधाम सोसाइटी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने कुछ बाय करती है, मतलब कि एज ए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, सपोज हम ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक है, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गोकुलधाम सोसाइटी को कुछ दे रही है, उसके बदले में पैसे ले रही है या तो फ्यूचर में लेके, तो वो सब कुछ हमारे लिए सेल्स हो गए। याद रखना हमें ये सब कुछ सोचना है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या परचेस और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या सेल्स, ठीक है। याद रखना एलजी के लिए क्या होता है और गोकुलधाम सोसाइटी वालों के लिए क्या होता है वो हम नहीं सोचेंगे, हम बहुत ही अच्छी तरीके से सोचेंगे हमने क्या किया परचेस, हमने क्या किया सेल्स, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है, याद रखना आगे बहुत काम आने वाला है। अब उसकी डेफिनेशन समझते हैं। When these goods are given to the customers on cash or credit basis, then it is known as sales for the traders। मतलब कि आपने ये जो goods की डेफिनेशन पढ़ी थी, the product in which trader is trading is known as goods when such goods are given to the customer। कस्टमर कौन है? गोकुलधाम सोसाइटी वाले। उसको हम कैसे दिए? इधर भिड़े को सेल किया, उसने कैश दे दिया, अय्यर को सेल किया, वो बोलेगा फ्यूचर में देगा तो भी चलेगा, दोनों ही सेल्स ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सेल्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्पेसिफिकली एज द इनकम फॉर बिजनेस। इनकम क्यों कंसिडर होता है? क्योंकि हम जब भी कुछ सेल करते हैं तो हमें रुपीस मिलते हैं, तो हमारी रेवेन्यू इनकम हो गई। देखो ये ग्रेन मर्चेंट का एग्जांपल मैंने जो कंटिन्यू किया था वो भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इनकम जनरेटेड बाय द ग्रेन मर्चेंट थ्रू द सेल्स ऑफ ग्रेन स्पेसिफिकली कॉल्ड द सेल्स। अब थोड़ा यहां पर भी समझ लेते हैं। While a businessman receive a different type of income from the business, all type of income are not treated as a sales। मतलब सर उसका मतलब क्या? समझो कि आप सेल कर रहे हो तो आपको रुपीस मिले, तो आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो और आपको कमीशन भी मिल रहा है, तो कमीशन को सेल्स नहीं कहते, उसको बोलते हैं कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। याद रखना क्या बोलते हैं? कमीशन रिसीव्ड, नॉट एज अ सेल्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्थ टर्म आती है, वो है हमारा डेटर्स। फिर से एक बार देखो, आप नोट्स बना रहे हो तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आप अच्छे से नोट बनाओ, बीच में लिख दो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके राइट हैंड साइड में लिख दो एलजी इंडिया, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो गोकुलधाम सोसाइटी। बनाते जाओ, वीडियो पोस्ट कर दे बेटा और तू ये नोट्स बनाते जा, समझ में आ जाएगा, पक्का बोल रहा हूं। अब दूसरी बात समझ ले कि एज ए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे लिए गुड्स क्या है? मैं कुछ भी बाय करता हूं सेलिंग करने के पर्पज से, वो मेरे लिए गुड्स है। अब याद रखना ये एलजी इंडिया और ये गोकुलधाम सोसाइटी हमारे लिए बहुत काम की टर्म्स है। अब मैं समझा रहा हूं डेटर्स, हमें पता है गुड्स क्या होता है। अब समझो कि प्रोडक्ट इन विच ट्रेडर इज ट्रेडिंग इज नोन एज गुड्स व्हेन सच गुड्स आर गिवन टू द कस्टमर। अब जब भी कस्टमर आए तो आप क्या सोचोगे? गोकुलधाम सोसाइटी। इज इट क्लियर? ऑन क्रेडिट बेसिस। अब याद रखना है यहां पर बहुत बड़ी टर्म्स है, ओनली ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब कि जब भी आप डेटर की बात कर रहे हो तो वो तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब बिजनेस क्रेडिट पे कुछ सेल करता है, मतलब क्रेडिट बेसिस, देन अमाउंट बिकम रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, मतलब गोकुलधाम वालों से हमें पैसे लेने के हो रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे, वो सब गोकुलधाम वाले को याद रखना, ये जो कस्टमर हो गए ना गोकुलधाम वाले, वो सब कस्टमर को कलेक्टिवली हम बोलेंगे डेटर्स। तो हम सर क्या समझे डेटर से? डेटर्स मतलब ग्रुप ऑफ कस्टमर फ्रॉम वूम
अमाउंट बिकम रिसीवेबल, मतलब आज की डेट में हम गुड सेल कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं मिल रहे, फ्यूचर में उससे पैसे लेने के बाकी रहेंगे, तो जितने भी बाकी है वो आज की डेट में वो सभी पर्सन हमारे लिए डेटर्स हो गए। शॉर्ट एंड स्वीट में समझ लो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उसने गुड सेल किया गोकुलधाम वालों को, पैसे नहीं मिले, तो फ्यूचर में कब कोई भी डेट पे वो पैसे देने वाले हैं, तो आज की डेट पे वो सभी हमारे लिए गोकुलधाम सोसाइटी वाले गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डेटर्स कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, ये ट्रेडर भी समझ लो। अब फर्दर थोड़ा क्लासिफिकेशन समझना तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो डेटर्स है वो हमारे लिए करंट एसेट्स है, जो आपको एसेट्स का समझाया था ना उसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको। चलो अब लास्ट वाला आता है वो है क्रेडिटर्स, वही एग्जांपल के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। कौन है हम? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर। यहां पर कौन है? एलजी वाले। और यहां पर कौन है? याद रखना, आपकी नोट्स में देखते जाओ बेटा। और देखो यहां पर गोकुलधाम वाले, गोकुलधाम वाले हमारे लिए डेटर्स है। तो ये सब जो है कि जिसके पास से हम गुड्स बाय करते हैं वो हो गए हमारे क्रेडिटर्स। मतलब हमें समझना हो तो प्रोडक्ट इन विच ट्रेडर इज ट्रेडिंग, मतलब हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्ट इन विच ट्रेडर इज ट्रेडिंग इज नोन एज गुड्स। व्हेन सच गुड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ट्रेडर, मतलब एलजी इंडिया, तो वो एलजी इंडिया वाले हमारे लिए क्रेडिटर्स हो गए। मतलब अ पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेस ऑन क्रेडिट, मतलब एलजी वालों से हमने क्रेडिट पे गुड्स बाय किया तो वो हो गया हमारा क्रेडिटर्स। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हमें भी उसे पेमेंट करने का बाकी है, तो जब तक पेमेंट नहीं करते तब तक वो एलजी वाले हमारे लिए क्रेडिटर्स है। डन? फिर से बोल रहा हूं, 5 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, गुड्स समझ लो, परचेस समझ लो, सेल्स समझ लो, डेटर्स और लास्ट वाला क्रेडिटर्स समझ लो। ये 5 टर्म आपको जर्नल एंट्री फ्यूचर में जब भी वीडियो आए तब जर्नल एंट्री में बहुत ही काम आने वाले हैं। देखो ये मैंने आपको समझाया था, ये नेचर क्या होता है उसका, क्रेडिटर का होता है, मतलब ये बिजनेस परचेस करता है, ये पर्सन क्रेडिटर है। क्यों? क्योंकि ये समझो कि एलजी है और ये है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, समझ गए ना? तो शॉर्ट में वही समझना है। और ये हम कैसे कर सकते हैं कि क्रेडिटर आखिर होता क्या है, तो जैसे हम समझे थे कि डेटर्स को मैंने समझाया था, डेटर्स हमारी करंट एसेट्स है, वैसे ही क्रेडिटर्स हमारे लिए करंट लायबिलिटी है। क्यों? याद रखना वही डेफिनेशन, वी आर सपोज टू पे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, मतलब हमें उसके 1 साल में रिफंड कर देना है, मतलब पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको कैटेगराइज करेंगे अंडर द करंट लायबिलिटी। अब नेक्स्ट आता है डिस्काउंट। अब ये टर्म किसको पसंद नहीं आती बोलो? सब कोई कहता है कि भाई डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो, लेकिन आखिर ये सर डिस्काउंट होता क्या है? देखो, द अमाउंट which is deducted from the total amount of purchase and sales is known as discount। मतलब कि एक एग्जांपल के साथ समझो कि अगर कोई गुड्स 5000 का है और वो बंदा बोल रहा है कि फ्लैट 50% ऑफ, तो हमें पड़ेगा 2500 में। ठीक है, ये 2500 में गुड्स पड़ेगा, तो जितनी अमाउंट हमें कम देने की हुई वो हो गया डिस्काउंट। लेकिन अकाउंट में ये डिस्काउंट को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। कौन कौन से 2 पार्ट? सबसे पहले हम करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा करेंगे हम कैश डिस्काउंट। सर ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? देखो ये टर्म आप पहली बार समझ रहे हो, क्योंकि आपने देखा बहुत बार है कि सर हम पैसे कम दे रहे हैं, लेकिन उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, कैसे कह सकते हैं? देखो, एट द टाइम ऑफ सेल्स अ बिजनेस पर्सन डिडक्ट सर्टेन परसेंटेज अमाउंट फ्रॉम द सेल्स प्राइस, इट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। समझ लो कि आपने जितनी भी शॉप पे गए हो और वहां पर ये देखा ये फ्लैट 50% ऑफ, मतलब मोटा मोटा अमाउंट तो डिडक्ट हो गई, तो जो भी डिडक्ट हो गया ना, याद रखना वो होगा आपके लिए ट्रेड डिस्काउंट। अब क्वेश्चन होता है सर कैश डिस्काउंट क्या होता है? तो देखो समझ लो कि एज ए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हमने गोकुलधाम वालों को सेल्स किया और भिड़े पोपटलाल सब कोई आ गए, और पोपटलाल तो बोलता है जेठालाल तुम तो फैमिली मेंबर जैसे हो, तो हमें डिस्काउंट दे दो, तो डिस्काउंट तो हमने 50% दे ही दिया। अब बाद में वो क्या बोलता है? ठीक है अब मैं पेमेंट 2 महीने बाद करूंगा। अब आप एक बात सोचो, अगर वो पोपटलाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को 2 महीने बाद पेमेंट करेगा, तो जो भी क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है
वो तो हम डिस्टर्ब ही हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सोचना। देखो, पोपटलाल को बोलेंगे कि अगर तू 2500 का मेरे पास से गुड्स लेके जा रहा है और 2500 तू 2 महीने बाद पेमेंट करेगा, तो एक काम करते हैं, चलो अभी के अभी अगर तू पेमेंट करता है और विद इन 2 दिन में पेमेंट करता है तो मैं तुझे और 500 रुपए का डिस्काउंट दूंगा। तो पोपटलाल क्या सोचेगा, मुझे 500 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से 2000 रुपए का अरेंजमेंट करेगा। मतलब कि अगर हमें कलेक्शन इमीडिएटली करना है हमारे डेटर के पास से, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम एडिशनल डिस्काउंट देंगे फॉर द क्विक कलेक्शन ऑफ कैश। उसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। मतलब टू अट्रैक्ट द कस्टमर विद द पर्पस टू रिसीव द क्विक कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स, द अमाउंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द रिसीव्ड अमाउंट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। अब जो एग्जाम्पल दिया है उसके साथ समझते हैं। समझो कि goods worth ₹20,000 sold to Radha on credit at a 5% trade discount. Then the amount of trade discount will be 20,000 into 5 by 100. That will be 1000. अब आ जाओ वही अमाउंट के साथ, that is 1000 में ₹9,000 is receivable from the Radha, क्योंकि हमने उसको कितना गुड सेल किया है, सॉरी ये 9,000 नहीं होगा दोस्तों, होगा हमारा 19,000। मतलब 19,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम राधा, क्योंकि 20,000 का किया था, उसमें से 1000 का तो हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। अब 19,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम द राधा इफ शी पे दिस अमाउंट विद इन 2 days, मतलब कि 2 दिन में हमें पेमेंट कर रही है, तो एडिशनल हम 10% डिस्काउंट देंगे, ऐसा हमने प्रॉमिस किया। तो 19,000 का 10% निकाल के हम दे देंगे 1900। तो वो राधा बहन क्या सोचेंगे कि अगर हमने उसको इमीडिएटली पेमेंट किया, विद इन 2 दिन में अरेंजमेंट कर दिया, तो हमें एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है। मतलब कि ये सब अट्रैक्ट करने के लिए ही, कैश कलेक्शन अट्रैक्ट करने के लिए ही ट्रेडर यूजुअली कैश डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। और सेल्स बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। याद रखना, अगर आपको क्लियर कट लाइन में डिफरेंस समझना है, तो सेल्स बढ़ाने के लिए जो भी डिस्काउंट देते एज ए ट्रेडर, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और अगर वो गुड्स सेल भी हो गया, सेल्स बढ़ भी गया और क्रेडिट पे सब कुछ सेल्स हुआ, तो हम क्रेडिट करो पेमेंट कैसे करेंगे? तो वो क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए जो हमें रुपीस चाहिए वो डेटर से ही मिलेंगे। तो डेटर से रुपीस लेने के लिए हम उसको एडिशनल डिस्काउंट देंगे ताकि वो हमें जल्दी पेमेंट करे, तो उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब हम ये कैश डिस्काउंट को, याद रखना दोस्तों, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। अब ये एग्जांपल के लिए फिर से आ जाओ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, फिर से एक बार बता देता हूं टर्म्स, याद रखना, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? समझो कि एज ए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हमने एलजी से गुड्स परचेस किया और गोकुल धाम वालों को सेल्स किया, तो हम उसको सेल्स करने के लिए वो तभी सेल करते जब उसको डिस्काउंट देते। मतलब हमने उसको डिस्काउंट दिया। और उसी तरह से अगर हम गुड्स परचेस करते एलजी इंडिया से, तो एलजी इंडिया वाले जो हमको डिस्काउंट दे रहे हैं उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। तो शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं? डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस हो गया और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए, यानी कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इनकम हो गई। क्यों? क्योंकि वो डिस्काउंट मिल रहा है और ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं। क्लियर? चलो अब हम एंड पे आ गए और समझते हैं बैड डेट। अब बैड डेट होता क्या है सर आखिर? देखो, बैड डेट का डायरेक्ट कनेक्शन से डेटर से। अगर आपको डेटर अभी भी क्लियर नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं पॉज कर दे वीडियो और फिर से एक बार डेटर समझ ले, तो ही बैड डेट क्लियर होगा, अदरवाइज बैड डेट क्लियर नहीं होगा। अब आप समझ, जब भी आप बोल रहे हो कि सर डेटर, तो आप बोलो या ना बोलो, हमारे दिमाग में एक एग्जाम्पल आ जाता है, गोकुल धाम वाले, क्योंकि हम कौन है याद रखो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, और वो लोग कौन है हमारे लिए डेटर से। अब क्या होता है, द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड और बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। पोपटलाल गुड्स लेके गया और दे ही नहीं रहा है, तो वो जो अमाउंट है वो इरिकवरेबल होगी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट। बैड डेट मतलब अब हम उसके कुछ भी रुपीस उसके पास से ले नहीं सकते। याद रखना, ये बैड डेट हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है, ये है हमारे लिए लॉस, क्योंकि इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो ठेंगा, मतलब हमारे लिए लॉस हो गई। क्लियर?
अब इसको समझते हैं कि डेटर जो मैंने समझाया वही है फिर से एक बार, द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, द पर्सन बिकम डेटर ऑफ द बिजनेस। अब जब हम ये गुड सेल किया तो पैसे रिसीव होता है, अब ये रिसीवेबल हमारे नए रुपीस नहीं मिल रहे तो हो गए हमारे लिए बैड डेट। क्लियर? अब नेक्स्ट वाला है वो है सॉल्वेंट वर्सेस इंसॉल्वेंट। मतलब सर ये सॉल्वेंट तो हमें तो वाटर याद आता है साइंस के मुताबिक, नहीं ऐसा नहीं है। सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट मैंने आपको पहले बताया था, टर्म्स का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक वर्ड्स विच हैव अ मीनिंग इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब उसका स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो सब कुछ हमारे लिए टर्म्स बन जाती है। तो सर ये सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट आखिर होता क्या है, देखो हम उसकी डेफिनेशन के साथ समझते हैं। ये सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट को कनेक्शन है बैड डेट के साथ, याद रखना। मतलब बैड डेट कब होती है, जब कोई बंदा हमें रुपीस नहीं देता। तो चलो एक पहले डेफिनेशन समझते हैं। दो चीज क्लियर कर दो, एक लायबिलिटी और दूसरा असेट्स। अब हमें पता है लायबिलिटी क्या है, हमें पेमेंट करने का बाकी है। असेट्स क्या होती है, हमारी प्रॉपर्टी, मशीनरी, फर्नीचर्स एक्सेट्रा, कोई भी असेट्स हो सकती है, वो सब कुछ हमारी असेट्स है। अब ये डेफिनेशन पढ़ो, अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस and is not in a position to pay these obligation मतलब liability, and whose assets are less than liability is known as insolvent। मतलब कि अगर मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की असेट्स उसकी लायबिलिटी से ज्यादा है तो वो इंसॉल्वेंट नहीं होगा। अगर लायबिलिटी ज्यादा हो गई तो वो हो गया इंसॉल्वेंट, मतलब वो अब एलजी को बैंक लोन को पेमेंट करने की कैपेसिटी में नहीं है। तो शॉर्ट में हम दो टर्म में याद रखेंगे, एक याद रखेंगे क्या, असेट्स और लायबिलिटी। अगर एसेट्स ज्यादा है याद रखना लायबिलिटी से तो वो हो गया सॉल्वेंट, और अगर लायबिलिटी ज्यादा है असेट से तो वो हो गया इंसॉल्वेंट। अब ये डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं, a person who is able to pay his financial obligations and whose assets are more than liability then is known as a solvent person। मतलब आप डायग्राम के जरिए भी समझ सकते हो, मतलब अगर लायबिलिटी बढ़ जाती है तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर एसेट्स बढ़ जाती है तो वो सॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखना लीगल रिक्वायरमेंट क्या कहती है, unless the person is declared insolvent by the court of law he cannot be treated as a insolvent। मतलब उसके पास से हम लीगल ट्रीटमेंट कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ना करे तो हम उसको इंसॉल्वेंट नहीं बोल सकते। पक्का? तो दोस्तों ये थी अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स, इसके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स है, लेकिन अगर ये बेसिक टर्म्स आपकी स्ट्रांग है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट्स आपको कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम दूसरे क्लास लेंगे और इसके साथ साथ बेसिक टर्म्स के अलावा क्या आता है नर्सरी ऑफ कॉमर्स में वो भी हम समझेंगे। थैंक यू।